अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज जो चीज़ पढ़नी है ना, आज हमारा काफ़ी कुछ है कवर करने वाला, तो हम लोगों ने थोड़ा सा स्पीडीली चलना है। सबसे पहले जनरल पैथो का कुछ पोर्शन था, इसको कवर करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग CVS का पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास जो है पेज नंबर है 245 है और पॉइंट नंबर 340 है और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो पूरे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पाथवेज के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। तो कल हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी इस पाथवे को लेके। इसमें हमारे पास कौन से आते हैं, लेट अदर पीपल ज्वाइन। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हम लोगों ने बात की थी थ्रोम्बोक्सेन्स के हवाले से। ये जो थ्रोम्बोक्सेन्स होते हैं और थ्रोम्बोक्सेन्स A2 होते हैं, तो थ्रोम्बस किसको कहते हैं, क्लॉट को। और थ्रोम्बोक्सेन्स A2 कौन से होते हैं, जो क्लॉट फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना थ्रोम्बोक्सेन्स A2 हमारे प्लेटलेट एग्रीगेशन को स्टिमुलेट करते हैं। फिर ये वाले हमारे पास कौन से होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स होते हैं। ल्यूकोट्राइन C4D4E4 ये हमारी जो है ना वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। इसके बाद फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर होता है, ये चीज होती है। और उसके बाद जो ये वाला है ना प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो होता है, या इसको प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं। हम लोगों ने बस आज ये थोड़ा सा एक पोर्शन रहता था जो कल हम कर रहे थे, 5 से 7 पेजेस हैं, इनको हम लोग करेंगे। उसके बाद हमने CVS स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर 340 है मेरे पास, हम लोगों ने ये करना है। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं। डिफरेंस याद रखना है, थ्रोम्बोक्सेन्स A2 प्लेटलेट एग्रीगेशन को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर है। जबकि जो प्रोस्टासाइक्लिन्स होते हैं ये इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स I2 होते हैं। हमारे पास एक पाथवे होता है एराकिडोनिक एसिड वाला, और उसके अंदर आगे से 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते होते थे। तो उसके अंदर ल्यूकोट्राइन्स होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जो उसके फर्दर डेरिवेटिव्स होते हैं। अब आगे से उनके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर और इन्फ्लेमेशन के अंदर इनके रोल होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो MCQ आ रहा होता है वो इसके बारे में होता है कि थ्रोम्बोक्सेन्स A2 प्लेटलेट एग्रीगेशन को स्टिमुलेट करते हैं और प्रोस्टासाइक्लिन्स प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं। फिर आपसे ये पूछा हुआ होता है ब्रेडिकाइनिन। ये ब्रेडिकाइनिन जो होता है ये पेन का सबसे पोटेंट स्टिमुलेंट होता है। फिर उसके बाद आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स D2, E2, F2 अल्फा, ये आ जाते हैं। प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, ये आपके पास वेजोडाइलेटर होता है। फिर इसके बाद एनाफाइलेक्सिस, जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर C3, 4A, 5A होते हैं इनहिबिटर्स। उसके बाद इनके इनहिबिटर होते हैं जो हम एनाफाइलेक्सिस के ट्रीटमेंट में दे रहे होते हैं। फिर कीमोटैक्सिस के अंदर C5A, ल्यूकोट्राइन B4, इंटरल्यूकिन 8, ये पूरा एक पाथवे होता है जो C से स्टार्ट होता है और जो है ना ल्यूकोट्राइन्स तक जा रहा होता है। उनके अंदर जो है ना हमने बात करनी है। और ये C3B और IgG ये बैक्टीरिया की ऑप्सोनाइजेशन कर रहे होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। फिर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है C5B से लेके C5, 6B, 7B, 8B, 9B तक होता है, और इसको मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स या मैक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपसे जो पूछा हुआ होता है सबसे ज्यादा, वो एक पूछा हुआ होता है कि आपके पास मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन कौन सा है। तो जब इन्फ्लेमेशन का मीडिएटर पूछते हैं वो हिस्टामिन होता है, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर जब पेन का मीडिएटर पूछते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ब्रेडिकाइनिन आता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं। ये दोनों आप लोगों ने याद करना है। फिर उसके बाद हाँ जी, ये कंप्लीट करना है। ल्यूकोसाइट एडहियन फैक्टर होता है जिसको हम ल्यूकोसाइट जो है ना LFA1 कह रहे होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ल्यूकोसाइट्स के एडहियन किसके साथ करवाता है, जो हमारे पास एंडोथीलियम होती है उसके साथ ये स्ट्रॉन्ग एडहियन करवाता है। LFA1 जो होता है ल्यूकोसाइट फैक्टर एंटीजन 1। फिर उसके बाद ये आई कैम होते हैं और वी कैम होते हैं। ये क्या करते हैं, सेलुलर एडहियन करवाते हैं, एंडोथीलियल एडहियन करवाते हैं। एंडोथीलियम के साथ जाके जब एंडोथीलियल इंजरी होती है तो वहां पे आके प्लेटलेट स्टिक करते हैं, तो उनके लिए ये आई कैम और बी कैम होते हैं जो कि फैक्टर्स होते हैं। आप लोगों से जब कोई पूछता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मार्कर कौन सा होता है, आप लोगों ने कहना है हिस्टामिन। जब पेन का मार्कर कोई पूछेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और दूसरे कौन से होते हैं, ब्रेडिकाइनिन, उनको आप लोगों ने देख लेना है। फिर इसके बाद जी एक होती है ट्रांजिएंट एडहियन, यानी जब थोड़ी देर के लिए लूजली अटैच होते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं एंडोथीलियम के साथ,
तो वो जो होती है हमारे पास जो ट्रांजिएंट एडहियन होती है, एक वो होती है और एक होती है स्ट्रॉन्ग एडहियन। तो स्ट्रॉन्ग एडहियन में क्या होता है, टीदरिंग, ऐसे लगता है उन्होंने अपने दांत फंसाए हुए हैं। तो जो टीदरिंग होती है इनिशियली हमारे पास वो सेलेक्टेंस के थ्रू होती है, जिसमें हमारे पास वो होती है, हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर नसरीन, ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन। हमारे पास ये होता है कि ये जो ल्यूकोसाइड्स होते हैं ये जब हमारे पास लूजली अटैच होते हैं तो ये सेलेक्टेंस के थ्रू होते हैं, और जब ये फर्मली अडहेयर होते हैं तो ये इंटेग्रेंस के थ्रू होते हैं। डिफरेंस याद रखना है, सेलेक्टेंस लूज एडहियन के लिए, ट्रांजिएंट एडहियन के लिए है, और ये जो इंटेग्रेंस है ये फर्म एडहियन के लिए होते हैं। फिर इनके अलावा हमारे पास LFA1 आ जाते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारे पास आ जाता होता है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, these are studied in blood and are found in periphery with oxygen consumption। ये न्यूट्रोफिल्स आपके acute inflammatory markers होते हैं white blood cells के अंदर, जो acute inflammation के अंदर और acute infection के अंदर इनका काउंट ज्यादा हो जाता है, और ये माइक्रोबियल किलिंग किस तरह से करते हैं, फ्री जो ऑक्सीजन होती है स्पीशीज उनको प्रोड्यूस करते हैं फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन के थ्रू। फिर ये जो हमारे पास होता है थ्रोम्बिन, इसकी फॉर्मेशन के अंदर कल हम लोगों ने पढ़े थे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे होते हैं, तो उसके अंदर थ्रोम्बिन जनरेट होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन की थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्जन होती है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो प्लेटलेट एडहियन वाला होता है। फिर ये आपके साइटोकाइंस आ जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2, I2, इनका वेजोडाइलेशन के अंदर रोल है, और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का मैंने आपको बताया था जिसको प्रोस्टासाइक्लिन्स भी कहते हैं, इसका प्लेटलेट इनहिबिशन के अंदर भी रोल होता है। फिर ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर ये रेज्ड होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है, इनका माइक्रोबिसिडल एक्शन होता है, यानी इन्होंने जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी डेथ कॉज करनी होती है। फिर जब हम लोग बात करते हैं ये ना ल्यूकोसाइड्स की एडहियन के जो है ना और इनके प्रोसेस होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको आपने MRAD के निमोनिक से याद रखना है कि सबसे पहले जो हमारे पास ल्यूकोसाइड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, फिर इनकी रोलिंग होती है, फिर इनकी एडहियन होती है, और फिर इनकी जो होती है ना ट्रांस माइग्रेशन होती है। ये 4 स्टेप्स होते हैं। जब भी हमारे पास कहीं पे इन्फ्लेमेशन होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो सबसे पहले माइग्रेट करके उस जगह पे जाते हैं जो साइट ऑफ द इंजरी होती है, और वो रोल करते हैं, फिर वहां पे जाके एडहियर हो जाते हैं, और फिर वहां से आगे ट्रांस माइग्रेट करते हैं। तो ये MRAD के निमोनिक से आपने याद रखना है, माइग्रेशन, रोलिंग, एडहियन और ट्रांस माइग्रेशन, या इसको आप मार्जिनेशन भी कह सकते हैं। तो ये वाले इसके प्रोसेसेस होते हैं। बाकी फेगोसाइटोसिस के अंदर जो हम लोग ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस कह रहे होते हैं, उसके अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार इन्होंने इस साइटोकाइन का पूछा हुआ होता है, C3b का। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका ज्यादा रोल है C3b और IgG, इनका बार बार पूछा हुआ होता है। और C5a जो होता है ये हमारा कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है। तो ये इस तरह से डिफरेंट ये साइटोकाइंस, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स रिलीज करते हैं, और उनके इन्फ्लेमेशन की मीडिएशन के अंदर इनका रोल होता है। फिर इन्होंने बताया हुआ कि एक पेशेंट है, उसको पेंडिसाइटिस हुई हुई है, और उसका जो है ना ल्यूकोसाइट काउंट रेज्ड हो गया, तो जो पेन होती है वो किसके थ्रू होती है, ब्रेडिकाइनिन जो है उसको आप प्रेफर करेंगे ओवर प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर ऑप्शन के अंदर दोनों होंगे तो आपने उनको प्रेफर कर लेना है। फिर ये आपकी जो फीमेल होती है उसके अंदर जो बेबी होता है वो एमनियोटिक जो है कैविटी के अंदर एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर कवर होता है। तो जब फीमेल के अंदर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो जाती हैं तो उस सूरत में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं इन प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स के। तो ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोरियो एमनियन कहते हैं, और इनका जो इन्फेक्शन होता है वो कोरियो एमनियोनाइटिस होता है, और उसके अंदर हमारे पास इंटरल्यूकिन 6 जो होता है ना वो रेज्ड हो जाता है। ये कोरियो एमनियोनाइटिस के अंदर जो है ना ये हमारे पास इंटरल्यूकिन 6 जो होता है वो रेज्ड हो जाता होता है। फिर ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, फीवर इन इन्फ्लेमेशन इज कॉज्ड बाय इंटरल्यूकिन 1, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ और बल्कि ग्रुप में आप लोगों को शेयर भी करती हूँ। ये एक निमोनिक बना हुआ था कि रेड हॉट स्टेक वाला, कि हॉट टी बोन स्टेक होता है ना निमोनिक, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने इस तरह से उन्होंने बताया हुआ होता है, हॉट का आता है सबसे पहले कि हॉट में जो है ना वो फीवर आ रहा होता है, तो जो इंटरल्यूकिन 1 होता है ना ये हॉट कॉज करता है, हीट कॉज करता है, फीवर कॉज करता है। फिर उसके बाद जो है ना आपका टी आता है, तो टी जो होता है वो हमारे पास ये इंटरल्यूकिन 2 जो होता है, इसका किसके अंदर रूल होता है, टी सेल्स की जो मेडिएशन होती है और जो टी सेल्स की इन्फ्लेमेशन होती है और टी सेल्स की स्टिमुलेशन होती है उसके अंदर इसका रोल होता है इंटरल्यूकिन 2 का।
फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है, बोन होती है। तो जो इंटरल्यूकिन 3 होता है उसका किसके अंदर रोल होता है, बोन मैरो की स्टिमुलेशन उसने करनी होती है। तो हम लोग इसको किस तरह से करते हैं, हॉट टी बोन स्टैक कहते हैं। और जो स्टैक है उसमें आपने पहले ये याद रखना है कि जो IgE की प्रोडक्शन होती है उसको स्टिमुलेट कर रही होती है जो हमारा होता है इंटरल्यूकिन 4, और इंटरल्यूकिन 5 IgA की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। फिर उसके बाद हमारे एक्यूट फेज प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन जो होती है उसको रेज कर रहे होते हैं, जो फर्दर आगे हमारा इंटरल्यूकिन 6 आ रहा होता है। तो ये वाली चीज होती है जो हॉट टी बोन स्टैक जो है उससे आपने याद रखना है। मैंने आपके ग्रुप के अंदर भी ये निमोनिक शेयर कर दी है। तो इस तरह से इंटरल्यूकिन आ रहे होते हैं। इसमें इंटरल्यूकिन 1 जो होता है सबसे पहले ये हीट कॉज करता है, तो ये हमारे पास फीवर कर रहा होता है। फिर ये जो आपका सबके साथ ये मसला हो रहा है तो हम लोग कर लेते हैं मीट पे या जूम पे। सबको अगर बफरिंग हो रही है, इंटरनेट का कनेक्शंस का मसला है, तो फिर हम उधर क्लास कर लेंगे। अदरवाइज ये है कि ये आप लोगों के पास सेव तो होगी। अभी अगर कनेक्शन का इशू होता भी है तो लेटर ऑन इट वुड बी अवेलेबल टू यू, तो वो चीज हो जाएगी। मुझे बताइएगा सारे अपने कमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि हमारे पास ऑन्कोलॉजी वार्ड है, और ऑन्कोलॉजी वार्ड के अंदर एक बंदा आया है और उसे फीवर है और डिस्यूरिया है, और उसके साथ कौन सा इन्फेक्शन है, सीडोमोनास एरोजिनोसा का। तो सीडोमोनास का मैंने कुछ आप लोगों को बताया था माइक्रो के अंदर कि सीडोमोनास के लिए हम कहते हैं सबस। तो इसका जो है ना ग्रीन म्यूकस होता है, तो इसके अंदर जो एंडोटॉक्सिन होता है या जो फीवर की कॉजेशन के अंदर जिसका रोल होता है वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है। फिर ये आपको पता है कि इंटरल्यूकिन 12 जो है ये डिलेड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर इसका रोल होता है। इंटरल्यूकिन 12 होता है और सेल्स कौन से होते हैं जिनका रोल होता है हमारा डिलेड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। फिर उसके बाद इंटरल्यूकिन 8 होता है जो हमारा कीमोटैक्टिक फैक्टर है, और C5a को आपने याद रखना है। ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ई पेन के मेडिएटर्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है 14-year-old boy gets his finger cut by a knife, which one of the following is प्राइमरी और अर्ली मीडिएटर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी। तो जब एक्यूट सिर्फ इन्फ्लेमेशन की बात आए हिस्टामिन, जब हमारे पास पेन की बात आए तो ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर आफ्टर 12 आवर अलोंग विद द न्यूट्रोफिल्स व्हाट विल बी प्रेजेंट, तो 12 आवर्स के बाद हमारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होगा वो जो C5b से लेके C9 तक होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास कौन से वाले होते हैं, वेजोएक्टिव अमाइंस होते हैं जो कि डिस्ट्रॉयड होते हैं एट लंग्स बाय सेरोटोनिन। कौन से होते हैं, सेरोटोनिन होते हैं वो वेजोएक्टिव अमाइंस जो होते हैं। फिर ये जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन्स होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि पाथवे कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, एराकिडोनिक एसिड से। ये सारे एराकिडोनिक एसिड के जो होते हैं वो इनहिबिटर होते हैं। तभी आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास होता है डिलेड सेल मेडिएटेड के अंदर CD8 का रोल होता है। मतलब क्लियर हो जाए, अभी मुझे लगता है आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी पढ़ी नहीं है, लेकिन जो CD4 सेल्स होते हैं, जो T हेल्पर 1 सेल्स होते हैं, उनका रोल होता है डिलेड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। और जब हम ल्यूकोट्राइन्स की बात करें तो इंटरल्यूकिन 12 होता है। फिर जो है ना रेकोडोनिक एसिड हमारे पास आ जाता है। तो मुझे बताइएगा कि जो इन्फ्लेमेशन होती है या जो पेन होती है या जो होती है हमारे पास डिफरेंट जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं पर्टिकुलरली पेन के साथ और इन्फ्लेमेशन के साथ, हम लोग दे रहे होते हैं एनसेड्स। और जो एनसेड्स होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किसी को पता है कि क्या कर रहे होते हैं एनसेड्स और वो हम क्यों देते हैं, यहाँ पे उनका क्या रोल होगा। फिर हमारे पास आता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोथेलियम क्या होता है कि इसने प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना उनकी फॉर्मेशन करनी होती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन 12 की और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो होता है उसकी करनी होती है, जिसने हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करना होता है, और इसको प्रोस्टासाइक्लिन्स भी हम लोग कह रहे होते हैं। उसके बाद जी हमारे पास मजीद आ जाते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन। एक चीज होती है क्लॉट का बनना, दूसरा होता है उसका रिट्रैक्ट होना, जिसमें क्लॉट को फर्दर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग रिट्रैक्शन के जरिए से होती है, तो उसमें थ्रोम्बोस्थैनिन का रोल होता है। फिर इसके बाद आता है C5a कीमोटैक्टिक फैक्टर है। और हमारे पास ऑप्सोनाइजेशन कौन करवा रहा होता है, ये आप लोगों ने बताना है, ऑप्सोनाइजेशन कौन करवा रहा होता है।
फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंट कीमोटैक्टिक फैक्टर्स फ्रॉम अरेकिडोनिक एसिड लाइपोक्सिजेनेज पाथवे। तो ये जो लाइपोक्सिजेनेज पाथवे होता है वो उसके अंदर ल्यूकोट्राइइन B4 आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विच पोटेंट कीमोटैक्टिक फैक्टर फॉर न्यूट्रोफिल एंड कॉजेज एग्रीगेशन एंड एडहेजन ऑफ द ल्यूकोसाइड्स, तो इसके अंदर ल्यूकोट्राइन B4 है। ये सारी बातें हो गई। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो हमारे पास सबसे पहले होते हैं एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड के आगे से आते हैं डेरिवेटिव्स। दो पाथवे हमारे पास बनते हैं, एक होता है साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे और एक होता है ल्यूकोट्राइन पाथवे। तो ये जो होता है ना, वहाँ पे दो एंजाइम्स का रोल होता है, वो हमारे पास होते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स होते हैं। और ये जो NSAIDs होते हैं, इनका काम होता है कि इन्होंने साइक्लोऑक्सीजनेज जो होता है उसकी इनहिबिशन करनी होती है, जिसकी वजह से ये एराकिडोनिक एसिड की कन्वर्जन जो होती है प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर उसको इनहिबिट करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को डिक्रीज करते हैं ताकि पेन हमारी रिड्यूस हो जाए। ये आप लोगों में से मेजॉरिटी ने सही बताया हुआ था, डॉक्टर फयाज और डॉक्टर नसरीन ने, कि ये जो है ना साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करेंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को प्रिवेंट करेंगे। फिर हमारे पास एक एस्पिरिन होती है, वो सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर होती है, तो उसका ये रोल होता है, जो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं, कि वो गैस्ट्रिक एसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। तो ये C3B और IgG ऑप्सोनाइजेशन करवा रहे होते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारे एंजाइम आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स का। आपको पता है कि ये जो है ना एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर रेज्ड होते हैं फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर। उसके बाद ये डिसअपेयर हो जाते होते हैं। फिर उसके बाद ये मोनोसाइट्स आते हैं, मोनोसाइट्स टिश्यू में जाके मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते होते हैं और ये क्या करते हैं, ये फेगोसाइटोसिस कॉज करते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शंस के अंदर पर्टिकुलरली टीबी और मैलिग्नेंसी वाली चीज़ों के अंदर ये रेज्ड हो जाते होते हैं। फिर लिम्फोसाइट्स आते हैं, ये आपके वायरल के अंदर रेज्ड होते हैं और वायरल इन्फेक्शंस के अंदर और क्रोनिक रिएक्शंस के अंदर रेज्ड होते हैं। इओजिनोफिल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक जो पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होती हैं और दूसरा जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, उनके अंदर इओजिनोफिल काउंट्स जो होते हैं वो रेज्ड होते हैं। फिर उसके बाद बेजोफिल होते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं बेन के निमोनिक से, BEN, ठीक है। बेजोफिल्स, इओजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये हमारे पास मेन जो है ना वाइट ब्लड सेल की टाइप्स होती हैं, बेजोफिल्स, इओजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा फिर एलर्जिक भी आ जाते हैं, जिसके अंदर मास्ट सेल्स होते हैं। मास्ट सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, हिस्टामीन के रिलीज के अंदर इसका रोल होता है। तो मुझे बताइएगा कि जो हमारे पास होती है वर्म इन्फेस्टेशन होती है, उसके अंदर हमारे कौन से जो है ना टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रेज्ड होते हैं वर्म इन्फेस्टेशन के अंदर, ये आप लोगों ने बताना है। और उसके अलावा ये जो एज़मा होता है, उसके अंदर हमारे पास कौन से टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रेज्ड होते हैं और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस में, ठीक है। ये टाइप करते जाना है, साथ साथ हम लोग इसको भी रिवाइज करते हैं। फिर ये सेम प्रिकर्सर से ओरिजिनेट होते हैं, जो मास्ट सेल्स होते हैं वो बेसोफिल से ओरिजिनेट होते हैं। एलर्जिक रिएक्शन के अंदर मास्ट सेल्स का काउंट भी रेज्ड होता है, उनकी भी डीग्रेन्युलेशन होती है और बेसोफिल्स की भी। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आए तो आपने मास्ट सेल्स को प्रेफर करना है ओवर द बेसोफिल्स, ठीक है। इन्होंने क्या रिलीज करवाना होता है, मास्ट सेल्स ने हिस्टामीन, हेपरिन और इओजिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज करना होता है। फिर आपके पास ना पस आ जाती है। तो पस में क्या होता है कि जो है ना इसके अंदर हमारा डेड नेक्रोटिक डेब्रिस होता है और उसके साथ साथ न्यूट्रोफिल्स होते हैं। लड़ाई होती है बाहर से आने वाले पैथोजेंस की और बॉडी के अपने डिफेंस मैकेनिज्म की। तो उस लड़ाई के अंदर कुछ अपनी बॉडी के बंदे मर जाते हैं, कुछ बाहर के बंदे मर जाते हैं। तो जो हमारे अंदर के होते हैं बंदे, उनकी लाशें पड़ी हुई होती हैं पस की फॉर्म में, और साथ में हमारे इसके अंदर डेब्रिस भी आ रहा होता है, डेड टिश्यूज भी होते हैं। तो वो चीज़ें आ रही होती हैं, डेड न्यूट्रोफिल्स आ रही होती हैं। फिर ये जो आपकी अपेंडिसाइटिस होती है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर ये बहुत MCQ बार बार पूछ रहे होते हैं कि इसके अंदर कौन सा वाइट ब्लड सेल काउंट रेज्ड होता है। तो आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, मेंट्रल्स का एक निमोनिक होता था। हम लोग जब एग्जामिनेशन पढ़ते थे और स्कोरिंग सिस्टम करते थे तो एल्वराडो स्कोरिंग सिस्टम के अंदर मेंट्रल्स के निमोनिक से हम लोगों ने याद रखा हुआ होता था कि माइग्रेटिंग पेन होती है, एनोरेक्सिया होता है, नोजिया होता है, टेंडरनेस होती है, रीबाउंड टेंडरनेस होती है, ल्यूकोसाइट काउंट उसके अंदर एलिवेटेड होता है, तो और शिफ्ट टू लेफ्ट होती है। तो वो इसी तरह होती है कि ये जो हमारे पास होता है अपेंडिसाइटिस, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा वाइट ब्लड सेल काउंट होता है वो रेज्ड होता है। फिर
48 आवर्स के अंदर ये हमारे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स होते हैं। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन इसी के बारे में है। और न्यूट्रोफिल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, क्या ये कार्य होते हैं, किस तरह से माइक्रोबिसिडल ये होते हैं या माइक्रोब्स की डेथ ये किस तरह से कॉज करते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, ये जो है ना जाके फेगोसाइटोसिस करवा देते होते हैं। फिर उसके बाद जो स्टैफ ऑरियस है इन लिम्फेटिक्स, ठीक है, ये क्या करवाता है, इमिग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। जहाँ पे भी कोई बैक्टीरियल एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, न्यूट्रोफिल काउंट हमारा जो होता है वो रेज्ड हो जाता होता है। और ये आप लोगों ने अभी मुझे बताया हुआ है कि मास्ट सेल्स एस्दमा में हमारे इओजिनोफिल्स जो होते हैं एस्दमा के अंदर बेसिकली वो रेज्ड होते हैं, और इओजिनोफिल्स ही हमारे पैरासिटिक इन्फेस्टेशन के अंदर रेज्ड होते हैं। और बिल्कुल न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो हमारे एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर रेज्ड हो जाते होते हैं। फिर उसके बाद मास्ट सेल्स बेसोफिल्स के हवाले से मेन पॉइंट यही था कि इसके अंदर जो है ना ये एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस के अंदर वहाँ पे रेज्ड होते हैं और मास्ट सेल्स हेपरिन, हिस्टामिन वगैरह रिलीज करते हैं। ये जो मोनोसाइट्स होते हैं जो लेटर ऑन मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं, तो ये किस तरह से यहाँ पे न्यू वेजल्स की प्रोलिफरेशन किसके थ्रू होती है, ये प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो होता है उसके थ्रू होती है। फिर उसके बाद जो फोम सेल्स होते हैं इन द एथिरोमा, ये कौन से होते हैं, जो एथिरोमेटस फ्लैग्स बनते हैं उसके अंदर मोनोसाइट्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है ना एट एल्व्यूलर लेवल माइक्रोबिसिडल फंक्शन इज डन बाय एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये जो MI होता है, MI के बाद जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो विद इन 48 आवर्स हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं आफ्टर, और जो होते हैं ना 4th डे ऑफ द MI, उसके बाद हमें मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो रेज्ड मिल रहे होते हैं। बाकी सारे पॉइंट जो है ना वो एक ही तरह के हैं, बस आप लोगों ने टाइप याद रखनी है कि मेन फंक्शन इनके क्या हैं। तो वो हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। फिर इमीडिएट मीडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, ये एलर्जी का भी इमीडिएट मीडिएटर है और ये हमारे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो हैं उनका भी मीडिएटर होता है हिस्टामिन, और ये कौन से सेल से रिलीज होता है, मास्ट सेल से रिलीज हो रहा होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूरा वो एक ग्रेन्युलोमा वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो हमारे पास आ जाता है। कहते हैं विद सेल्स डेंस ग्रेन्यूल्स एंड हैव IgE एंटीबॉडीज ऑन देयर मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जब डेंस ग्रेन्यूल्स की बात आती है उस केस में हमारे बेसोफिल्स आ जाते होते हैं, ठीक है। और सिंपल ग्रेन्यूल्स में मास्ट सेल्स आते हैं, फेगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस कर रहे होते हैं। न्यूट्रोफिल्स फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन करते हैं और उसके जरिए से माइक्रोब्स की डेथ कॉज करते हैं। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है और सुपर ऑक्साइड जो होता है उसके जरिए से ऑक्सीडेशन कॉज करवा देते हैं बैक्टीरिया की, उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज कर देते हैं, उनकी डेथ करवा देते हैं। बेसोफिल्स की सरफेस के ऊपर IgE एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर जो होते हैं ना डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर हिस्टामिन कंटेन्ड होता है। मास्ट सेल्स के अंदर जो होते हैं वो लेमुलर वेसिकल्स होते हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, और ये जो है ना इनके स्ट्रक्चर के बारे में है। फिर इओजिनोफिल्स के अंदर एक एंजाइम होता है हिस्टामिनेज जो कि न्यूट्रलाइज करता है हिस्टामिन को डिग्रेड करता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी होती हैं। और माइलोपेरोक्सीडेज ज़्यादातर टिश्यू रिमॉडलिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। बेसिकली जो पर ऑक्साइड रेडिकल्स होते हैं ना और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनके जरिए से न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया की सेल डेथ कॉज करते हैं। फिर पेशेंट्स जो स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं उनके अंदर लिम्फोसाइट काउंट डिक्रीज्ड होता है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लिम्फोसाइट्स को डिक्रीज करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को डिक्रीज नहीं करते। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन टिश्यू क्या होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं। जैसे अब मैक्रोफेजेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो लंग्स में होते हैं वो एल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं, जो लिवर में होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, कफर सेल्स होते हैं। इसी तरह ब्रेन के अंदर कौन से होते हैं, जो माइक्रोग्लाइल सेल्स होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। स्किन के अंदर होते हैं जाइंट सेल्स होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं बॉडी के अंदर।
ट्यूमर सेल्स जो हैं उनके अगेंस्ट जो होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन से होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। अब दो तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स के अंदर पर्टिकुलरली, एक टी हेल्पर सेल्स होते हैं और एक हमारे पास टी किलर सेल्स होते हैं। जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो T8 होते हैं और जो CD4 पॉजिटिव होते हैं वो टी हेल्पर सेल्स होते हैं। CD4 होते हैं और CD8 होते हैं, ये बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन जो इनके ऊपर प्रेजेंट होता है ना, प्रोटीन्स की एक टाइप होती है उसकी बेसिस पे होते हैं। CD4 और CD8 जो 4 वाले होते हैं ये हेल्पर टी सेल्स होते हैं, जो 8 वाले होते हैं ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, इनको नेचुरल किलर सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो CD4 होते हैं इनका रोल होता है किसके अंदर, ये जो हमारी डिलेड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। और जो 8 होते हैं इनका किसके अंदर रोल होता है, अगेंस्ट ये डेथ कॉज करते हैं वायरल सेल्स की और ट्यूमर सेल्स की, तो उनके अंदर इसका रोल होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं जो हमारे डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और उनके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हम उनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि या तो वो ऑटोसोमल होते हैं या वो सेक्स लिंक्ड होते हैं। तो ऑटोसोमल हमारे पास अगर इस तरह करके होता है ना कि 23 पेयर ऑफ द जीन्स होता है, तो उसमें से जो 22 होता है वो कौन से वाले होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं, और 1 जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है। और इसमें से जो है ना पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर जैसे हमारी जो जीन्स है वो पेयर्स की फॉर्म में होती है ना, तो अगर एक भी मेंबर जो है जीन का वो डिफेक्टिव है तो वो फर्दर आगे जो है ना जीन के अंदर जो डिफरेंस होगा वो आगे ट्रैवल करेगा और इसके अंदर चांसेस होते हैं कि 1/2 ऑफ द चिल्ड्रन जो होंगे वो डिफेक्टिव होंगे। जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होती है वो कौन सी होती है, माइक्रोग्लाया, वो ये माइक्रोग्लाया आप लोगों ने बताया हुआ है ब्रेन के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं, एक्सीलेंट डॉक्टर फातिमा, ये माइक्रोग्लाया होते हैं। माइक्रोग्लाया एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायल सेल्स वो होते हैं। फिर उसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव जो होते हैं इसके अंदर चांसेस क्या होते हैं, इसके अंदर 1/4 जो होती है ना वो हमारे पास जो होते हैं ना चांसेस होते हैं डिजीज की ट्रेवल होने के और बच्चों के अंदर डिजीज आने के मतलब अगर उनके पेरेंट्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं और 4 बच्चे हैं तो 4 में से एक को डिजीज होगी, ठीक है। और जबकि ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो होते हैं वो डिसीज्ड होते हैं। जैसे अगर उनके पेरेंट्स जो थे उन्हें मारफान सिंड्रोम होगा और उनके 4 बच्चे हैं तो 2 को जो है ना मारफान होगा। तो इसके अंदर अगर एक भी पैटर्न, एक भी मेंबर डिफेक्टिव होता है तो वो हमारे पास होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। और अगर इसके अंदर दोनों मेंबर्स डिफेक्टिव होते हैं तो फिर हमारे पास वो जो होगा ना फर्दर आगे डिजीज ट्रैवल करेगी। फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन से होते हैं, जिनके अंदर फीमेल कैरियर होती है और हमेशा डिजीज जो है ना हमेशा डिजीज मेल के अंदर होती है, तो इस तरह करके होती है। और इनके अंदर जो है ना 2-3 चीजें होती हैं कि इनका जो कॉमन मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है वो मल्टीफैक्टोरियल होता है, कि इसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं डिजीज की फर्दर ट्रैवलिंग के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। फिर ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है इसके अंदर इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है, अगर एक भी मेंबर डिफेक्टिव होगा जीन के पेयर का तो आगे डिजीज जो होगी वो बच्चों के अंदर ट्रैवल करेगी, उनके अंदर इनहेरिट होगी और 50% चिल्ड्रन जो होते हैं इसके अंदर वो डिफेक्टिव होते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर एक भी मेंबर जीन के पेयर का डिफेक्टिव है तो आगे डिजीज ट्रैवल करेगी, 50% बच्चे जो होंगे वो उनके अंदर डिजीज होगी। और उसके अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक फीचर ये होता है कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है, ये यही वाली बात है। फिर उसके बाद एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मोस्ट कॉमन एग्जांपल में हीमोफीलिया है, जिसके अंदर सिर्फ जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है और सिर्फ जो बच्चे होते हैं जो मेल होते हैं उनके अंदर ये डिजीज जो होती है वो ट्रैवल कर रही होती है। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स लाइक फैंटनी एनीमिया, एटेक्सिया, टेलेंजियोप्टेसियाज, इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल ब्रेकेज सिंड्रोम,
क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए का रिपेयर होता है वो डिफेक्टिव होता है। फिर कल हमने एक सिंड्रोम पे बात की थी, अभी नीचे उसकी जाके पिक्चर भी दोबारा देखेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है एकॉन्ड्रोप्लेसिया, जो कि कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट होता है। और इसके अंदर जो है ना, उनका ट्रंक जो होता है वो नॉर्मल साइज का होता है और जो लिम्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। फिर ये एक चीज थी कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ना, ये सिर्फ मदर के अंदर होता है और मदर से बच्चों को अपकमिंग जो होते हैं ना उनको ट्रांसफर हो रहा होता है, बाकी पॉइंट सेम है मोर और लेस। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है उसके अंदर डिजीजेस क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स के अंदर डिफेक्ट होते हैं। और ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है उसके अंदर ज्यादातर एंजाइम डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं, इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आ रहे होते हैं। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ये उन्होंने जनरल एक डिजीज के बारे में हिंट दिया हुआ है। जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट है, उनके अंदर क्या स्ट्रक्चरल जीन के अंदर डिफेक्ट है, जैसे क्रोमोसोम 15 डिफेक्टिव होता है तो फिब्रिलिन प्रोटीन डिफेक्टिव होती है। एफ से याद रखना है, मारफान के एफ को कैपिटल लिख लेना है, उसी से 15 का एफ याद रखना है और उसी से फिब्रिलिन का एफ याद रखना है। तो क्रोमोसोम 15 के अंदर डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो हमारी फिब्रिलिन प्रोटीन होती है वो डिफेक्टिव होती है। और इसके अंदर जो होती है वो क्या होती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, यानी कि एक डिफेक्टिव हो तो दूसरा। इस तरह करके हो सकता है ना कि ऐसे करके एक ये नॉर्मल जीन है सपोज एक्स, और ये वाला जो स्मॉल एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिसीज्ड जीन को। तो यहाँ पे जो जीन है वो कैसी है, हेट्रोजाइगस है, यानी उसके जो दोनों मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जबकि जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है उसके अंदर दोनों जो मेंबर्स हैं जब तक वो डिफेक्टिव नहीं होते तो डिजीज ट्रैवल नहीं करती है, तो वो कौन सी होती है, होमोजाइगस होती है। होमोजाइगस कंडीशन होती है, यानी कि दोनों मेंबर्स जो होते हैं जीन पेयर के वो सेम होते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? ये काफी कंफ्यूजन होती है जो है ना जेनेटिक डिफेक्ट और क्रोमोसोमल डिफेक्ट के हवाले से, और लोग काफी सवाल भी पूछते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को कंप्लीट इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इनके अंदर इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो है ना 50% डिजीज की ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं, और वो हेट्रोजाइगस जो है ना उसके अंदर इफेक्टेड होता है और उसके अंदर इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है। फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है वो मेल्स को इन्वॉल्व करती है, इसके अंदर एक वो भी आ रही होती है हमारे पास G6PD जो होती है वो भी आ रही होती है। फिर ये आपके निमोनिक्स हैं, एरोगेंट मार्फन हंट्स वल्नरेबल फैमिलीज, तो इसमें एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मार्फान सिंड्रोम, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, ये सारे इसके क्या हैं, निमोनिक्स एंड डिफरेंट। ठीक है, इसमें मल्टीपल चीजें हैं, जैसे आप लोगों को याद रहे आपने उस तरह से अपने लिए आसानी से कर लेना है। ऑटोसोमल रिसेसिव की भी एग्जांपल है जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस और थैलासीमिया को नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है। फिर ये जो हमारे पास है एक्स लिंक्ड डिजीज, इसमें हंटर फीमेल लिविंग डाउनटाउन गोट हीमोफीलिया, तो इसके अंदर कौन सी फीमेल आ रही होती है, जिसको डीएमडी है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसको हीमोफीलिया है, जिसको हंटर सिंड्रोम है, ये सारे इसके अंदर आ रहे होते हैं। फिर जी ये वाला एक सिंड्रोम है जिसके अंदर जो है ना मेल इफेक्टेड होते हैं, इनको हाइपरफेजिया होता है, हाइपर ओरलिटी होती है, हर चीज मुंह में डालते हैं, और जो है ना बिहेवियर इनका कैसा होता है, हाइपर सेक्सुअल। ठीक है, हाइपरफेजिया और हाइपोगोनेडिज्म। फिर एंजल मैन सिंड्रोम है, तो एंजल्स की तरह की इनकी इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर होती है, जैसे एंजल नहीं होते मासूम से। टर्नर सिंड्रोम हाइपरगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म है, कल हम लोगों ने पढ़ा था 45XO होता है। कैलमैन सिंड्रोम जो होता है वो हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म होता है। इसका मतलब है कि अगर सिंगल पैटर्न भी, सिंगल मेंबर भी डिफेक्टिव होगा तो डिजीज ट्रैवल करेगी। ये एक ही बात को मुख्तलिफ तरीके से इन्होंने बताया है कि कम्प्लीटली वो जो डिफेक्टिव जीन है या डिफेक्टिव ट्रेट है उसकी पेनिट्रेंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है टू एग्जिबिट द डिजीज इन सर्टन अपकमिंग जनरेशन। फिर कैलमैन सिंड्रोम जो है इसके अंदर हमारे पास फेलियर होता है जीएनआरएच सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स का टू माइग्रेट टू हाइपोथैलेमस, तो इसमें आर्क्यूएट न्यूक्लियस जो होता है उसकी लेजन आ रही होती है। बाकी एजोस्पर्मिया भी होता है, हाइपोस्मिया भी होता है, ये सारे हाइपोगोनाडोट्रोफिक डिसऑर्डर है, यानी इसके अंदर जो गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो डिक्रीज्ड होती है।
फिर आपके पास पैरेंटल न्यूट्रिशन होती है, वो लोग जो ओरल इनटेक नहीं ले सकते, जैसे कि स्ट्रोक वाले पेशेंट्स होते हैं, जैसा कि ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर पेशेंट्स होते हैं, तो इन लोगों को हम लोग TPN देते हैं, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, जिसको हम लोगों ने जो है ना अपार्ट फ्रॉम द ओरल रूट हमने प्रोवाइड करना होता है, NG फीड के जरिए से दे सकते हैं या जैसे भी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपरग्लाइसीमिया, इसके अंदर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो जिन लोगों के अंदर अनकंट्रोल डायबिटीज होती है उनके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ये जो TPN होती है हमारे पास। फिर जो है ना इन्होंने बताया हुआ है कि जो बर्न वाले पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर फ्लूइड लॉस होता है, इनके अंदर प्रोटीन लॉस होता है, इनके अंदर शॉक की डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्चर बनने के चांसेस होते हैं, इनकी स्पेशल केयर होती है। तो जब प्रोटीन बॉडी से लॉस होते हैं तो उसकी वजह से एडीमा होने के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने पोटेशियम इनको देना होता है क्योंकि यहाँ पे हाइपोकलीमिया डेवलप होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को ट्रीट करने के लिए हम लोग जो पोटेशियम देते हैं वो सोडियम पोटेशियम ATPase के थ्रू काम कर रही होती है। और बाकी इनके अंदर प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन प्रिडोमिनेंटली डेफिशिएंट होती है, एल्ब्यूमिन डेफिशिएंट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास ये क्वाशियरकोर और मरासमस है। ये कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, सिर्फ जिसमें बच्चा जो है वो एडिमेटस सा होगा, उसके अंदर स्किन चेंजेस होंगे, उसके अंदर जो है ना हेयर चेंजेस होंगे, वो क्वाशियरकोर होगा। और मरासमस में कंप्लीट एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होती है, जहाँ पे सूखा सा बच्चा होता है, बिल्कुल जैसे मरासी का बच्चा होता है, मरासमस, तो उससे याद रख लेना। तो उसके अंदर कोई सबकट फैट नहीं होते हैं, उसे कुछ भी दोगे वो बड़ी जल्दी से खा लेता है, वोरेशियस एपेटाइट होता है, कोई हेयर चेंजेस, स्किन चेंजेस नहीं होते हैं। जबकि क्वाशियरकोर के अंदर स्किन और हेयर चेंजेस भी होते हैं, साथ में इसके अंदर फैटी लिवर होता है जो कि कॉमन होता है। फिर उसके बाद ये हमारे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, और जिसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स डेफिशिएंट होते हैं। तो इसके अंदर एमकार्डल सिंड्रोम है और एमकार्डल डिजीज है या मकार्डल डिजीज है। इसके अंदर M से एमकार्डल है और M से मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है उसकी डेफिशिएंसी है। तो डिफरेंट एंजाइम्स डेफिशिएंट है, उनकी वजह से वॉन गायरकीज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी है, पॉम्पी में अल्फा 1 4 ग्लूकोसाइडेज की है, कोरी के अंदर अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज की, और एमकार्डल में M से एमकार्डल है और M से मसल ग्लूकोफॉस्फोरिलेज जो है उसकी डेफिशिएंसी है। ये इसी तरह से MCQs बहुत रेयर हैं जो कि इसके आए, लेकिन आया भी होता है ना, सबसे ज्यादा जो आता है ना MCQ वो वॉन गायरकी का आता है, जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो होता है वो डेफिशिएंट होता है। फिर हमारे जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये सेल पे किस तरह से काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के थ्रू ये एक्ट करते हैं। और ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये सारे जो है ना डिस्कस हो चुके हुए हैं। एंडो के अंदर के जब डिहाइड्रेशन होती है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, तो हमारे पास जो थर्स्ट स्टिमुलेट होती है वो एंजियोटेंसिन 2 के थ्रू होती है। ये आगे आप न्यूरो में पढ़ेंगे कि मूवमेंट और चेंज इन पोजीशन जो होती है वो डिटेक्ट होती है प्रोप्रियोसेप्टर्स के थ्रू। फिर गैस्ट्रिक एसिड जो है उसकी सिक्रीशन H2 रिसेप्टर्स के थ्रू होती है। और डिफरेंट हमारे जो है ना वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर ये जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं पेरिफेरल रिसेप्टर्स, उनकी फ्री ट्राई आइडोथायरोनिन जो फ्री T3 होता है ना उसके लिए उनकी एफिनिटी होती है। फिर हमारे पास ये वाइटल ऑर्गन्स के अंदर ये किडनी भी आ रही होती है जिसके अंदर ग्रेटेस्ट ब्लड फ्लो होता है, कितना 100 ग्राम्स होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये मेमोरी बेस्ड है। फिर उसके बाद ये माइटोसिस के कल मैंने आपको फेजेस बताए थे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और इंटरफेज में गैप होता है, G1 फेज होता है जिसके अंदर सिंथेसिस DNA की सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस S फेज के अंदर, और गैप 2 के अंदर प्रेपरेशन होती है फॉर माइटोसिस। और ये मैंने आपको बताया था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये जो था ना सारा कुछ हमारी जनरल पैथो के अंदर था। रिस्पिरेटरी सिम्टम्स में मैंने आपको बताया था कि रिस्पिरेशन के अंदर आपने याद रखना है एस्केरियसिस इज स्केरी फॉर रिस्पिरेशन, वो होती है। फिर अल्सर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, मेलेनीज अल्सर्स हैं, मार्टोरल अल्सर्स हैं, मार्जुलिन अल्सर्स हैं। मार्टोरल हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं, मेलेनीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, और मार्जुलिन्स इसको याद रख सकते हैं जले हुए होने की वजह से होते हैं, स्किन बर्न्स की वजह से जले हुए अल्सर्स होते हैं।
मार्जुलिन होता है, और हाइपरटेंशन में भी टी है तो मार्टोरल में भी टी है, और मलेनीज जो होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। फिर अ पर्सन विद ईटीटी, तो उसका हीट लॉस किसके थ्रू होता है, एवेपोरेशन के थ्रू होता है। हाउ डिफरेंशिएशन इज डन एट द माइलोसाइट स्टेज, तो इसके अंदर स्टेनिंग ऑफ द ग्रेन्यूल्स होती है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हीट का लॉस का आपको बता रहे होते हैं कि जब आपकी बॉडी अनकवर्ड है ना, तो उस सूरत में जो हीट लॉस होता है वो कंडक्शन और रेडिएशन के थ्रू होता है। जब ह्यूमिडिटी होती है तो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। जब सिर्फ टेम्परेचर मेंशन हो तो रेडिएशन, जैसे इन्होंने बताया हुआ होता है कि ओटी के टेबल पे एक बंदा पड़ा हुआ होता है और वो जो है ना उसका हीट लॉस हो रहा है, कमरे के अंदर एसी चल रहा है, तो वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है ये आप लोगों ने बताना है। जो ईटीटी होती है, ई से ईटीटी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब, और उसके अंदर जो हीट लॉस होता है वो किसके थ्रू होता है, वेपोरेशन के थ्रू। जब आती है ना बात ह्यूमिडिटी की, तो उसके अंदर कन्वेक्शन आ रही होती है। ये हमारा जनरल पैथो वाला कवर हो गया। अब इसमें मैं थोड़ी सी आप लोगों को पिक्चर्स दिखा देती हूँ, और एक कल आप लोगों को थोड़ी सी एम्बिग्विटी थी, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या चीजें आ रही हैं। तो मुझे बताइएगा कि ओटी टेबल के ऊपर अगर एसी वाला ओटी था, उसके अंदर एक बंदा है, उसकी बॉडी अनकवर्ड है, तो उसका हीट लॉस जो होता है उसके कौन से मैकेनिज्म होते हैं। ये कल हम लोगों ने पिक्चर्स देखी थी क्लाइन फिल्टर वाली, बस मैं एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाली पिक्चर आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है। अब इसमें आप लोगों को पता चल गया है कि कॉम्प्लीमेंट जो कास्केड होता है ना, इसके अंदर पाथवेज होते हैं। एक क्लासिकल पाथवे होता है इसकी एक्टिवेशन का, और एक ऑल्टरनेट पाथवे होता है। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस वक्त डिफरेंट हमारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, और वो फर्दर आगे डिफरेंट इंजाइमेटिक कन्वर्जन के थ्रू उनके आगे से आगे कंपोनेंट बनते हैं, जो कि जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि C3b होता है, और IgG जो होता है वो क्या करवाता है, ऑप्सोनाइजेशन करवाता है। C5a जो होता है वो हमारे पास क्या करवाता है, कीमोटैक्सिस करवाता है, यानी कि उधर जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ये वाले साइटोकाइंस रिलीज होंगे, WBCs की एक्टिवेशन होगी, वो फर्दर आके कीमोटैक्सिस होगी कि भाई आओ इन्फेक्शन वाली साइट पर आओ और बाकी काम करो अपने। तो वो जो है ना फर्दर वाइट ब्लड सेल्स को बुलाएगा अपनी जगह पे। और ये आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है, C5b, C6, C7, C8 और C9। ये हम लोगों ने पढ़ा था एकॉन्ड्रोप्लेजिया। और एकॉन्ड्रोप्लेजिया की मुझे कोई बता सकता है कि इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या फिर क्या है इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल रेडिएशन और कंडक्शन के थ्रू होती है। और जो ह्यूमिडिटी होती है उसमें हीट लॉस किसके थ्रू होता है, ठीक है। और वेरी डोमिनेंट मारफान जो है, उससे मारफान सिंड्रोम को भी आपने याद रखना है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। उसके अंदर एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है जिसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये कल किसी ने बड़े मजे का वो एक्टर का भी नाम बताया था जिसकी बॉडी इस तरह की है, और वो हॉलीवुड की बड़ी फेमस जो है ना सीरीज का पार्ट रहा है, और मूवी का भी। तो इस तरह से कोरिलेट करके हमें याद रहते हैं। ये आपका क्वेश्चन 4 वाला बच्चा है जिसका फ्लैग साइन है हेयर के अंदर। इसके हेयर जो है ना वो स्पार्स होते हैं, इजीली पुल्ड होते हैं, मून फेशेस होते हैं फेशियल एडीमा की वजह से, स्वालन एब्डोमेन होता है क्योंकि एडीमा होता है, और साथ में फैटी लिवर भी होता है। ये हमने फेजेस ऑफ साइकिल पढ़े थे जिसके अंदर G1 ग्रोथ का फेज था, S1 सिंथेसिस का फेज था, G2 प्रेपरेशन एंड सिंथेसिस फॉर जो है ना माइटोसिस, और ये सारा मिल के इंटरफेस बना रहा था, और M वाला जो था वो माइटोटिक फेज था। ह्यूमिडिटी बिल्कुल कन्वेक्शन के थ्रू होती है। अच्छा, ये ना आपको उन्होंने पूछा होगा, या तो साइटोकाइंस का पूछा हुआ होगा, या आपको पूछा हुआ होगा कि आप उसके लिए पूछ रही हैं, कीमोटैक्सिस के लिए पूछ रही हैं। कीमोटैक्सिस के लिए आपने C5a को प्रेफर करना है। कीमोटैक्टिक फैक्टर्स के अंदर मोस्ट कॉमन वो है, LTB4 से भी ज्यादा। और आपसे ना उन्होंने कुछ ना कुछ अलग किस्म का पूछा होगा, जैसे कि जो डिलेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसके अंदर रोल पूछा होगा। तो जब उसके अंदर सेल इन्वॉल्व का पूछा होगा
तो आप लोग कहेंगे कि इसके अंदर CD4 पॉजिटिव सेल्स हैं। जब उन्होंने उसके अंदर आपसे साइटोकाइंस पूछे हुए होंगे तब आप कहेंगे कि ये इंटरल्यूकिन जो है ना वो B12 है, उसके थ्रू हो रहे होते हैं। तो क्वेश्चन की टाइप और स्टेम को देखना है और उसमें से बेस्ट पॉसिबल आंसर को चूज करना है। ये मैं कल आप लोगों से बात करी थी, मैंने PDF भी शेयर किया था आप लोगों के ग्रुप में। और जो है ना ये पाथवे था पूरा जो स्टीरॉइड्स का होता है, और ये एंडो में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेसिकली हमारे पास एक प्रिकर्सर जो है ना इनका होता है कोलेस्ट्रॉल और प्रोजेस्टेरॉन। वहां से आगे बनता है ये आपका प्रेग्नेनोलोन, और 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो होता है ना ये इसको कन्वर्ट करवा देता है डाई हाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टेनेडायोन में, और प्रेग्नेनोलोन की फर्दर कन्वर्जन प्रोजेस्टेरॉन के अंदर होती है, वहां से टेस्टोस्टेरोन बन रहा होता है, ये 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज होता है। तो इसमें मैं आप लोगों को फर्दर पिक्चर भी भेज दूंगी। आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास ना 3 एंजाइम्स की यहाँ पे बात आती है। एक आता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, एक आता है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, और एक आता है 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो इसमें ये याद रखना है कि ये सारी कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया की टाइप्स होती हैं। C5a मोस्ट कॉमन है, मोस्ट प्रिडोमिनेंट है, और मैं इसका फर्दर रेफरेंस देख के आप लोगों को कंफर्म भी कर दूंगी कि ये क्या है, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा हुआ है C5a मोस्ट कॉमन मैंने कीमोटैक्सिस के अंदर पढ़ा हुआ है। ये होते तो दोनों ही फैक्टर है, लेकिन इनमें से बेस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट इट, तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगी आप लोगों को। हमारे पास ये चीज़ है कि जब हमारा ये वाला 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंट होता है ना, तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे एंड्रोजन्स होते हैं और हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉन्स होते हैं, एंड्रोजन्स और कॉर्टिसोल, ये दोनों जो है ना वो डिक्रीज्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा पाथवे इस तरह से चल रहा है, और यहाँ पे कौन सा डेफिशिएंट है, ना आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे आ रहा है वो जो एंड्रोजन्स है, और ना ही यहाँ पे कॉर्टिसोल आ रहे हैं। तो ये दोनों डेफिशिएंट होते हैं। सिर्फ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के साथ होते हैं रेस्ड। तो ये इस पे थोड़ा सा फोकस कर लें, बाकी पॉइंट्स को अभी एक तरफ रहने दें, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो ये जो हमारे पास है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, इसकी वजह से हमारे पास कॉर्टिसोल भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक ब्लॉक आ गया, और इसकी वजह से हमारे पास जो है ना एंड्रोजन्स भी नहीं बनेंगे, ये वाला ब्लॉक आ गया। इसकी वजह से सिर्फ हमारे पास अगर ये डेफिशिएंट होगा ना तो सिर्फ एल्डोस्टेरॉन बनेगा, और वो जो एल्डोस्टेरॉन जब बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो जाएंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और जो सेक्स स्टेरॉइड्स होंगे एंड्रोजन्स वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट इनके अंदर क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी, हाइपोकलीमिया होगा और एम्बिगुअस जेनिटेलिया होंगे। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है कि 17 के बाद आता है 21। तो जब 21 हाइड्रोक्सिलेज आपका डेफिशिएंट होता है ना, उस सूरत में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, जो है ना ये एंड्रोजन और कॉर्टिसोल दोनों डिक्रीज्ड होते हैं। फिर इसके बाद 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जब आएगा तो उस सूरत में एल्डोस्टेरॉन भी ज्यादा होगा, एंड्रोजन भी ज्यादा होगा। मैं ग्रुप में भी आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया जो है उनके ये जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो इस पूरे पाथवे के अंदर एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट नहीं बन रहा होता। 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की जब बात आनी है, आप लोगों ने कहना है इसके अंदर क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो जाता है। 21 की जब बात आती है उसके अंदर सिर्फ एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होते हैं, बाकी कॉर्टिसोल भी डिक्रीज होता है, एल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज होता है। और फिर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की जब बात आती है तो उसके अंदर हमारा एंड्रोजन्स भी ज्यादा होते हैं और एल्डोस्टेरोन भी ज्यादा होते हैं, सिर्फ कॉर्टिसोल कम होते हैं। बाकी ट्रू हर्मैफ्रोडाइट्स की जब बात करें तो ट्रू हर्मैफ्रोडाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर गोनाडल टिश्यूज भी होते हैं और ओवेरियन टिश्यूज भी होते हैं। इस तरह करके बात होती है। ये पूरा पाथवे इन्होंने दिखाया हुआ है कि प्रेग्नेनोलोन, प्रोजेस्टेरॉन, फिर जब हमारे पास 21 हाइड्रोक्सी ये जो 21 हाइड्रोक्सिलेज है इसकी डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जो है ना पाथवे हो रहा है और किस किस की इनहिबिशन हो रही है,
वो सारा कुछ जो है ना इनमें इन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ ये लिंक एंड करती हूँ, मैं आप लोगों को दूसरा लिंक शेयर करूंगी और हम लोग जो है ना वो जनरल पैथो हमने जो है ना वो एंड कर ली हुई है। मैं इसकी पिक्चर भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, ये जो हार्मोनल डिफेक्ट्स हैं और ये जो इंजाइम लेवल हैं इनके बारे में, और बाकी जो है ना हम लोग बाकी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने स्टार्ट करनी है अपनी कार्डियो, और मेरे साथ आप लोगों का ये लास्ट लेक्चर है इंशाल्लाह। इसके बाद हम लोगों ने आप लोगों ने डॉक्टर अली के साथ परजू करना है, वो आप लोगों को जो है ना रफ़ी करवाएंगे। मेरा आज लास्ट डे है, मैं इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करूंगी कि कार्डियो का कुछ पोर्शन आप लोगों को कवर करा दूं और फिर जो है ना आप लोगों की नेक्स्ट क्लासेस उनके साथ होंगी। अभी मैं ये लिंक एंड करती हूँ और मैं आप लोगों को दूसरा लिंक शेयर करती हूँ, तो फिर आप लोग वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी।